यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसी संस्था जो तैयार करती है देश के लिए ऐसे कंधे जो आगे चल के देश की जिम्मेदारियों को संभालते होंगे। ये प्रक्रिया डेफिनेटली इतनी आसान नहीं होती। आप अपने शहर के या फिर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कलेक्टर बैठते हैं, आप उनके काम करने का तरीका, उनके काम करने के हेक्टिक शेड्यूल को देखकर समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के प्रक्रिया से गुजरे होंगे और वहाँ तक पहुँचे होंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हर साल और लाखों भी नहीं, करोड़ों बच्चे जाते हैं उस एग्ज़ाम में अपीयर होने, और उसमें कुछ 100 ही बच्चे होते हैं जो उस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं उस प्रक्रिया के लिए जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग तैयार होती है पूरी लाइफ के लिए, देश संभालने के लिए। हमारे शहडोल शहर में ऐसी ही एक बिटिया जिसका नाम है सिमरन साहू, वो तैयार हुई है इस देश की जिम्मेदारी को संभालने के लिए। रिसेंटली अप्रैल में यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उन्होंने क्लियर कर ली है यूपीएससी एग्ज़ाम्स की इस हेक्टिक प्रक्रिया को, और उनका सिलेक्शन हो गया है यूपीएससी में। बहुत जल्द वो आगे की ट्रेनिंग के लिए जाएंगी और इस बीच में हमने उनसे थोड़ा सा समय मांगा है हमारे इस चैनल के लिए, शहडोल के लिए। उनका समय लेके थोड़ा बातचीत करेंगे कैसे और किस तरीके से उन्होंने इस पूरे गोल को। सिमरन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस कठिन परीक्षा को पास करने के लिए, और ना सिर्फ आप अपने माता पिता को प्राउड फील करा रहे हैं बल्कि शहडोल को, मध्य प्रदेश को और इस देश को भी प्राउड फील कराते हैं। हालांकि मैं ये नहीं पूछूंगा कैसा लग रहा है, ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। हम बहुत सारे चीज़ों पे बात करेंगे। हाल फिलहाल मैं इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि जब से रिज़ल्ट आया है और आज मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा दिन है, कैसा जा रहा है आपका दिन? बहुत ही ज़्यादा बिजी जा रहा है जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Okay. और आजकल मतलब सब लोगों को लग रहा है कि घर में बैठ के तैयारी करके कोई लड़की निकाल सकती है, तो सब वही आ रहे हैं मोटिवेशन लेने। Okay. खासकर बच्चे और एस्पिरेंट्स जो एस्पायरेंट्स होंगे, हाँ, उनका ये है कि आए देखें कि हाँ निकाला जा सकता है, क्या दीदी ने किया। तो वही सब एकदम उत्साहित हैं और ये उत्साह देख के अच्छा लगा कि जिस वजह से मैंने घर में तैयारी की थी कि मैं और लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ, तो वो चीज़ पूरी हो रही है। ओके, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रिएट हुआ है कि कोई बंदी शहडोल जैसे शहर में जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, वहाँ पे रह के इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर ले विदाउट एनी कोचिंग, जस्ट जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अभी हम उस पर सब पे बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हाँ, जैसा कि बोल रही हैं, मैं अभी जस्ट इनके पास पहुँचा तो कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा अभी एस्पायरेंट्स हैं? वो बोले हाँ। सो ये तो चलता रहेगा अभी जब तक है, लेकिन हम आपके आगे भी कुछ लोग आने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जस्ट अभी हम जब बात कर रहे हैं तभी इंफॉर्मेशन आई है हमारे संभाग की, हमारे एरिया की जो सांसद हैं हिमाद्री सिंह जी, वो भी आने वाली हैं। तो हमारे पास समय बहुत कम है, हम जल्दी से पूरा इंटरव्यू निपटाएंगे। सो थोड़ा सा मैं आपका पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। सिमरन जी, कैसे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, शॉर्ट एंड स्वीट में जल्दी कर देंगे क्योंकि हम आगे भी बढ़ेंगे। जी मैंने अपनी स्कूलिंग सतगुरु पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से किया है जी। मैं 10th और 12th में टॉपर रह चुकी हूँ। 10th और 12th में क्या परसेंटेज थे आपके? 10th में मेरे 95 परसेंटेज थे और 12th में 92 परसेंटेज थे। क्या सब्जेक्ट था आपका 12th में? मेरा 12th तक मैथ्स था। मैथ्स था जी। ओके। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पंडित शंभुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी मैथ्स से ही आपने? नहीं बीए से किया। ओके। और उसमें मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। आपको ये कब पता चला कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही जाना है? ये मतलब कब आपने डिसाइड किया था? आफ्टर 12th मुझे लगा कि हाँ, करना क्या, आखिर लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। तो मुझे लगा सर्विस टू सोसाइटी, तो मैंने ये सिविल सर्विसेज वाला पास चुना था। पर मैंने एमपीपीएससी की तैयारी चालू की थी, पर उसके बाद 2021 में मुझे लगा कि मुझे बड़े लेवल पे ये करना चाहिए, यूपीएससी फिर मैंने चुना और उसकी तैयारी में लग गई। आपका 12th कब हुआ था? मेरा 12 2018 में हुआ था। 2018 में, मीन्स 2018 और दिस इज द 2025, 6 या 7 ईयर्स की पूरी मेहनत आप मान के चलिए। कोई एक डिजायर तो रही होगी, किसी ने ऐसी आग तो जरूर लगाई होगी कि इधर पे आगे चलना है। कौन था वो? बहुत सारे लोग थे। हाँ। सबसे पहले तो पापा मम्मी थे। पापा मम्मी का था कि हाँ, ये सिविल सर्विसेज बहुत अच्छा पाथ है, आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा पापा मम्मी ने मोटिवेट किया है कि इसके लिए देख लो ज़रा। वैसे पापा मम्मी ने कभी फोर्स नहीं किया कि यही करना है, पर मोटिवेट ज़रूर किया है कि एक बार यहाँ पे भी देख लो। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा शॉपकीपर हैं, सुरभि ड्रेसेस। अच्छा। और मदर? मेरी मम्मी होम मेकर है। ओके। अब आप इससे ज़्यादा सिंपल एंड इजी बैकग्राउंड तो शायद ही देख सकते हैं कि पापा एक बिजनेसमैन है, शायद आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते होंगे। थ्रू आउट द लाइफ में बात कर रहा हूँ। मम्मी टोटली होम मेकर हैं। अभी इनकी माता जी उन एस्पायरेंट से बोल रही थी कि सब कर सकते हैं, इससे बड़ी मोटिवेशन की बात कोई हो नहीं सकती। और जब उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि उनकी बिटिया घर पे ही तैयारी करके सारी चीज़ें कर ली है। हम आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो क्या रहा, मतलब यूपीएससी का जो तैयारी है डेफिनेटली ये बहुत कठिन होता है। आपको एक डेफिनेट शेड्यूल में चलना पड़ता है और एक तरीके की तैयारी होती है, मतलब एक शेड्यूल अपन मान के चलें कि कब क्या करना है, कैसे करना है। ये गाइडेंस कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था बिना किसी गाइडेंस के, तो बहुत ही कुछ भी जा रहा था। जैसे मैंने 2021 में चालू कर दिया था, तो कभी एनसीईआरटी पढ़ी हूँ, कभी बेसिक बुक में आ जा रही हूँ, तो बहुत ही हौच पौच चल रहा था सब कुछ। उसके बाद मुझे लगा कि एक इसको तैयारी को एक डिसिप्लिन, एक प्लानिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने यूट्यूब्स में बहुत से टॉपर्स के वीडियो देखे, उनके पॉइंट नोट आउट किए, और उसके बाद मैंने अपना शेड्यूल तैयार किया कि इतने महीने में मुझे ये करना है, कहाँ से करना है, ये सब चीज़ें मैं बना के प्लान वे में फिर स्टडी करना चालू किया, और धीरे धीरे वो चीज़ें होगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपका ये जो अचीवमेंट है उसके लिए सोशल मीडिया बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो गलत नहीं होगा? पूरी तरीके से सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाती। तो सोशल मीडिया का सही उपयोग करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक, अब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सामने आपकी फ्यूचर की कलेक्टर बैठी हैं और वो बोल रही हैं कि सोशल मीडिया बहुत काम का चीज़ है। ये सिर्फ पहली बंदी नहीं है जो सोशल मीडिया का यूज़ करके इतना बड़ा कुछ अचीव कर ली। 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले एक रेलवे स्टेशन के कुली, वो यूट्यूब के वीडियो देख देख के, उनके पास तो रिचार्ज करने के पैसे भी नहीं थे, वो स्टेशन के वाईफाई से ही पढ़ के वो स्टेट लेवल का निकाले थे, शायद यूपीएससी निकालते। उनके पास तो रिचार्ज करने के पैसे भी नहीं थे, उन्होंने फ्री के वाईफाई जो स्टेशन में चलता है, फ्री के वाईफाई यूज करके चला है, जहां चाह है वहां रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, प्री मेंस और इंटरव्यू, ये एक बड़ी मतलब हेक्टिक प्रोसेस होती है। कब हुआ था आपका प्री मेन इंटरव्यू, और थ्रू आउट दिस किसी से गाइडेंस लिया आपने या फिर खुद से ही गाड़ी आगे बढ़ाई है? एक्चुअली मैं यूपीएससी एक इतना टफेस्ट एग्जाम है, वो खुद 1 साल चलता है। ओके। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रीलिम्स दिया, खुद से दिया, बिना कोई टेस्ट लिए, बिना किसी कोचिंग के टेस्ट के, मैंने खुद से दिया। मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस मेरा 38 मार्क्स से रह गया था। तब मुझे समझ में आया कि मेंस में अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लूँ तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ये आपने फर्स्ट कब दिया था? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा 2023 में था, इसी के जस्ट पहले। ओके। और 2024 ये जो है, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो इसमें मैंने प्रीलिम्स भी खुद से किया है, मेंस भी मैंने खुद से किया है। और जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए यहाँ जो अपने एसडीएम है IAS अरविंद साहब, उन्होंने मेरी हेल्प की, और मैंने दिल्ली जाके 2 से 3 मॉक टेस्ट दिए, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू। अरविंद शाह जी अभी एट प्रेजेंट एसडीएम है, शहडोल के तहसील में बैठते हैं। मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में बोला कि एक कंधा तैयार करती है यूपीएससी बहुत सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए। अरविंद शाह जी अभी एट प्रेजेंट एसडीएम भी हैं। वो मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म है उसका, शहडोल में जो टूरिज्म है उसके वो प्रेसिडेंट भी हैं। थ्रू आउट दैट मेरे से उनसे मुलाकात होती रहती है। वो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेफिनेटली इसी के लिए तैयार हो रहे हैं आप भी, सो बी प्रिपेयर। ओके, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, और आपके साथ और भी टफ होता जाता है जब एक सोसाइटी बायसनेस होती है कि आप एक लड़की हैं, आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाया जाता रहा होगा। आई एम श्योर फैमिली का सपोर्ट रहता होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशन होते होंगे, आस पड़ोस के लोग, और डिमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। इससे कैसे ओवरकम किया आपने? जी, पहली बात जैसा कि आपने कहा, टाइम मैनेजमेंट प्रिपरेशन के दौरान भी, और जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तब भी, दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात की टाइम मैनेजमेंट और सोसाइटी का जो बायसनेस है, तो मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा, मेरे पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव, कभी मुझे वो बायसनेस फील नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे मेरे भाई से ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया। हमेशा जो चीज़ चाहिए मुझे वो कहीं से भी अरेंज करते थे। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे पायलट पेन चाहिए यार, तो पापा तुरंत जाके कि पायलट पेन चाहिए, हर काम छोड़ के। तो पापा मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। चाचा जी है मेरे, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। कहीं आना कहीं जाना, पूरे थ्रू आउट, जैसे जबलपुर प्रीलिम्स देने जाना, भोपाल जाना, वही मेरे साथ गए। तो मतलब पूरी फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट था ना, तो उनको, उस सपोर्ट ने मुझे मोटिवेट किया। तो सोसाइटी क्या कहती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बड़े गोल अचीव करने के लिए टीम मैनेजमेंट, टीम का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा गोल ये अचीव कर ली हैं, और इनके पीछे इनके पूरे घर वालों का, चाचा जी का, मम्मी का, पापा का एज अ टीम सपोर्ट रहा है। ओके, सो आज सुबह जब आप, शायद आप कॉलेज गए थे, ओके, शंभुनाथ कॉलेज, कैसा रहा वहाँ का रिस्पॉन्स? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले यकीन नहीं हो रहा था कि अब वहीं आ रहे हैं जहाँ से पढ़ के गए हैं, और वो भी आज चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। पहले लोगों को वहाँ देखते थे कि क्या कोई कर रहा है, ऑडिटोरियम में बैठ के ताली बजाते थे, आज 4 दिन में दुनिया अलट की पलट हो गई। वही है ना, यूपीएससी के PDF में नाम आ जाना ही
दुनिया पलट देता है। ओके, कहाँ से मिली थी इन्फॉर्मेशन? कुछ मोबाइल में मैसेज आया या ऑनलाइन चेक किया, कैसे पता चला? मेरे भाई ने रिजल्ट निकाला था। ओके, मैं सो रही थी उतने समय, हाँ। तो इसने रिजल्ट निकाला, फिर मुझे उठाया कि हो गया तुम्हारा, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब हम शायद थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और जो एस्पायरेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो उनके काम की चीज़ें भी होती हैं। मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर अपडेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं उनके लिए आप क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ा हेक्टिक सा टॉपिक होता है, क्योंकि ये एवरी मोमेंट अपडेट होता है, चेंज होता रहता है। हिस्ट्री तो हिस्ट्री रहेगी, इकोनॉमिक्स जो चल रही है वो रहेगी, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप क्या प्रेफर करते हैं? जी, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है, मतलब शेड्यूल में वो अवेलेबल नहीं होता है। 2 दिन आपके पास कैसे आता था? व्हाट्सएप में ग्रुप बना है ऑल इंडिया का। अच्छा। वहाँ कुछ एडमिन है, वो देते हैं हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर वो देते हैं। मतलब वो भी आपने ऑनलाइन ही एक्सेस किया? हाँ, ऑनलाइन, उसको भी मैंने ऑनलाइन पढ़ा है। और बाकी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस डालते हैं, डेली करंट अफेयर, करंट मंथ, ये सब वगैरह बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। और उसके साथ ही साथ मंथली मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर की। शेड्यूल में आने में टाइम लगता है, आप ऑर्डर करें 6 से 7 दिन लेता है, तो जैसे ही वो अवेलेबल हो आप ऑर्डर डाल दें तो वो आ जाएगी मंथली मैगजीन। तो आपके पास एक नोट्स के तरीके से वो तैयार हो जाएगी करंट अफेयर का, तो आपको खुद बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो आप ये कर सकते हैं। बिटवीन दिस मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहा हूँ। मैं शहडोल में बोला कि क्यों ये रिसोर्सेज से अनटच्ड है और इन्फॉर्मेशन से अनटच्ड है। जैसे आपने बताया 6-7 दिन लगता है बुक आते। हमारे शहडोल के फॉर्मर कमिश्नर है मिस्टर शर्मा, अब वो रिटायरमेंट लेके सोशल सर्विस में लग चुके हैं। जब वो शहडोल में थे तो उन्होंने फुटबॉल को लेके बहुत सारा काम किया, उसके कारण इंडिया टुडे में शहडोल फुटबॉल टीम का नाम आया, मेरे पास आया। और ये 2023 दिसंबर की बात है। मैं उस दिन पूरे शहडोल में जितनी भी किताबों की दुकान थी, साहित्य सागर वगैरह ये सारी चीज़ें, इवन गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में मैं हर जगह ढूंढा कि वो मुझे इंडिया टुडे का कॉपी मिल जाए और मैं उसको अपने न्यूज़ में दिखा सकूं, बता सकूं शहडोल का अचीवमेंट, लेकिन मुझे वो इंडिया टुडे बुक नहीं मिली। अब आप सोच सकते हैं इंडिया लेवल की बुक जो कि गवर्नमेंट लाइब्रेरी में भी नहीं हुई। मैंने ये चीज़ रिपोर्ट भी की गवर्नमेंट में, इवन कमिश्नर सर को भी। और यही कारण है कि इस जगह पे रह के आप रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी कुछ चीज़ अचीव कर लेते हो तो वो कितनी बड़ी चीज़ होती है। ओके, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, क्या स्ट्रेस आया, कैसे ओवरकम किए? स्ट्रेस तो बहुत रहता है, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो उसमें कम मार्क्स आ जाए, आपने जितना डिसाइड किया वो हो ना पाए, पेपर आ रहे हैं पास, उसका स्ट्रेस। तो मैंने योगा और मेडिटेशन का सहारा लिया और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। मैं रोज़ सुबह योगा और मेडिटेशन करती थी, मेरी रूटीन है योगा मेडिटेशन करना। और मेरी फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करती थी। जब भी लग रहा है बहुत स्ट्रेस बढ़ रहा है तो पापा मम्मी के साथ गए या घूम आए बाहर, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट था। सोशल मीडिया बड़ा आपके लिए तो ठीक है, पॉजिटिवली काम किया, लेकिन ऐसा बोला जाता है सोशल मीडिया इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट, स्पेशली पढ़ाई में। क्या बोलते हैं इस सब्जेक्ट पे? जी, एक्चुअली आज मैं जब कॉलेज गई थी ना, तब सब बच्चे बोल रहे थे कि मैडम हम पढ़ने बैठते हैं जैसी, तो एक थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आता है और फिर हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हम 1 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं, वो 1 घंटा हो जाता है। तो यही है वो डिस्टर्बेंस। आप पढ़ने बैठें तो अगर आप यूज़ करें, गलत बात नहीं है, यूज़ करिए, अपना एंटरटेनमेंट करिए, पर जब आप पढ़ने बैठते हैं तो नोटिफिकेशन सब कुछ ऑफ करके बैठिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो यही है, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, बैलेंस आउट करना पड़ेगा चीज़ें। बहुत सारे ऐसे मौके भी आते हैं जब आदमी अंदर से थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपके साथ भी हुआ ऐसा? जी, हर 15-20 दिन में ऐसा लगने लग जाता, तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम यहाँ रह रहे हैं, पता नहीं लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, उनके पास कौन सी डिग्री है, वो किस माहौल में रह रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, कब से तैयारी। और ऐसा रहता है कि जो लोग अच्छे कॉलेज से पढ़े रहते हैं उनका शुरू से माहौल बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छे लोगों के साथ वो जुड़े रहते हैं। किसी भी चीज़ का इकोसिस्टम होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इकोसिस्टम में सारी चीज़ें हो जाती हैं, माहौल आ जाता है, बुक्स आ जाती है, आसपास के लोग आ जाते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका इकोसिस्टम नहीं है वैसा तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरा ऐसा कोई कंपनी, मतलब इधर कॉलेज में कोई ग्रुप बन नहीं पाया था और कभी ऐसा था नहीं, तो कभी कभी डिमोटिवेशन होता था कि यार हम लैग आउट हो रहे हैं, तो हो सकता है उन लोग कुछ और अच्छे से कर रहे हो। फिर सोचते थे हो गया, देखते हैं, अपनी तरफ से देते हैं, बाकी तो भगवान को जो मंजूर होगा। शहडोल से कोई था क्या आपके साथ तैयारी करने वाला, जिसके साथ आप बैठ के पढ़ सकते हो, जिससे शेयर कर सकते हो यार ये किया जाए या नहीं किया जाए, ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, कोई नहीं था। उसी का मुझे लगता था कि अगर कोई ग्रुप बन जाता यूपीएससी स्टडी का, तो कई चीज़ें होती थी जिसमें फंस रहे हैं तो कोई और से डिस्कस कर लेते, तो कोई था नहीं। पर तो अकेले ही करना था, जो भी करना था सब कुछ अकेले मैंने मतलब किया है। ओके, आपका रिजल्ट कितने तारीख को? 22 को आया है शायद। हाँ, 22 अप्रैल को आया, शाम को 3-4 बजे के आसपास। 2 बजे के आसपास। और आज जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं तब है 28।
22 तारीख को 3 बजे से पहले की दुनिया और 3 बजे के बाद की दुनिया, क्या डिफरेंस है? बहुत स्ट्रेस हो रहा था, लग रहा था नहीं आएगा तो फिर से प्रीलिम्स वगैरह देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि इंटरव्यू तक आके निकल जाना बहुत बेकार लगेगा। पापा को था कि नहीं तुम्हारा हो रहा है, मतलब मेरी पूरी फैमिली को था कि नहीं तुम हो रही हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है, पक्का हो रहा है। मुझे भी लग रहा था कि लिस्ट में तो आ जाऊंगी, पर रैंक का नहीं पता। अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ रहा था कि नहीं यार इस बार मेंस भी अच्छा किया है, लिस्ट में तो होना चाहिए। तो फिर जब रिजल्ट देखा तब जाके प्रेशर रिलीज हुआ कि चलो ठीक है अब हो गया है। फिर उसके बाद वही गेस्ट आने लग गए, तो फिर अभी तक वही चल रहा है। Okay, so now we are entering in something related to your job, और हालांकि वैसा कुछ होगा नहीं, लेकिन हम आपके व्यू ज़रूर लेना चाहेंगे इस पे। एज अ सिविल सर्वेंट आगे जो आपको परस्यू करना है, क्या रहेंगे करियर गोल? सोसाइटी को कैसे आप सर्व करना चाहेंगे? कुछ बनाया होगा आपने कि मुझे ये करना है। एक्चुअली मैं ये सोसाइटी को सर्व करना ही एक मोटिवेशन रहा है जो मुझे यहाँ से पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया कि मुझे भले ही कोई भी परिस्थिति है पढ़ना है, क्योंकि मुझे सोसाइटी को सर्व करने आफ्टर कोरोना मुझे ये डीप फीलिंग थी कि मुझे सोसाइटी को कैसे भी सर्व करना है, चाहे मैं एनजीओ ज्वाइन करूँ चाहे मैं सिविल सर्विसेज में एंटर करूँ। तो ये मेरा मोटिवेशन तो था ही। और सोसाइटी के डेवलपमेंट में मेरे कुछ गोल्स हैं। सबसे पहला वो है ट्राइबल डेवलपमेंट। यहाँ की जनजातियों को जब मैं देखती हूँ कि उनको कुछ भी नहीं पता, वो दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रही है, और वो बेचारे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए जितना ज़्यादा किया जा सके, उनके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए कि अगर उनको कोई भी समस्या हो उसका तुरंत सोल्यूशन निकाला जाए, उनको स्कीम का अच्छे से लाभ दिया जाए, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया जाए। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। आप बोल रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियाँ जनजातियाँ हैं यहाँ पे आपके, उनके उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं, टिपिकल हिंदी में बात किया जाए। आप उस एरिया में, शहडोल जैसे बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, दैट्स वाई यू आर लुकिंग फॉर दैट, कि आपको अंदर से स्थितियाँ देख के पढ़ के समझ में आया। दो चीज़ें हैं, यू आर लिविंग इन दैट एरिया, आप उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे आदिवासी हैं, और आपको आदिवासियों की एक्चुअल स्थिति जो बहुत सारे तरीकों से पता चलती है। क्या आपको मतलब कहाँ पे किक लगी? सर दोनों ही कह सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा कि मैं उस आदिवासी बहुमूल्य इलाके से आती हूँ, और मैंने देखा है कि यहाँ कैसे जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो लेबरर्स काम करते हैं, उनको जो उनका वेजेस है वो भी नहीं मिलता है, आधे वेजेस में, उनको पता ही नहीं होता है कि उनके हक कितना है, उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। सर तब से मुझे देख के लग रहा था कि इनके लिए कुछ अगर किया जा सके, उनके बच्चे के लिए वो स्कूल जाएँ, हेल्थ। यहाँ मैं एक बार गवर्नमेंट स्कूल में गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ मतलब बच्चों का था कि उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, पर वो यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर वो यूज़ कर ले तो उनकी पीढ़ी सुधर जाएगी, तो मैं उनके लिए करना चाहूँगी सर। ओके, सो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं। आई डोंट नो वहाँ पे कैसे आपको एलोकेशन होएगा, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, यू नो बेटर कि क्या होता है। आपकी क्या इच्छा है, किस उसमें जाने की? आपको आईएएस, आईपीएस या हालांकि आपके जो इंटरेस्ट आप बता रहे हैं ट्राइबल डेवलपमेंट, तो मुझे लगता है कि आईएएस या आईएफएस शायद पूरा करते हैं, आईपीएस भी इस पे काफ़ी काम करते हैं। जी आईएएस ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट में। इस बार मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से सर्विस अलॉट होती है, तो मेरी प्रेफरेंस थी आईएएस, आईआरएस, आईपीएस। तो मुझे जैसे मेरी सेकंड प्रेफरेंस आईआरएस थी, और थोड़ी रैंक 568 है। आईआरएस स्टैंड फॉर रेवेन्यू, ओके, इनकम टैक्स कमिश्नर और इनकम टैक्स का था। ओके, तो मुझे आईआरएस आईटी मिलेगी इस बार, तो उससे भी हो सकता है कि मैं बहुत तरीके से ये काम कर सकती हूँ, पर अगले साल मैं फिर ट्राई करूँगी आईएएस के लिए। मतलब आप अभी और अपीयर होंगी एग्जाम में, ऐसा है? जी, इस साल तो मैं नहीं हो रही हूँ, अगले साल। तो आपको क्या लगता है, आप जब थ्रू आउट एंगेज हो जाएंगी जॉब में, तो आपको तैयारी करने के लिए समय और ये सब मिल जाएगा? जी, यूपीएससी में एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो सुविधाएं हैं? जी जी, बहुत सुविधाएं हैं। ओके। सिविल सर्वेंट आप जब बनते हैं तो सोसाइटी में, हालांकि ये थोड़ा सा पहले से क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा, योर रोल एज अ सिविल सर्वेंट इन द सोसाइटी। मैं सिर्फ वो ट्राइबल एरिया नहीं, ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन अब जब जैसा आप बता रहे हैं आपको आईआरएस मिलने वाला है, इन दैट फील्ड आप कैसे एक्ट करेंगे? सबसे पहले जो लोगों का परसेप्शन बन गया है कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो करप्शन, तो वो चीज़ मैं कैसे हटा सकती हूँ, मुझे उस पर बहुत वर्क करना है। क्योंकि अभी जितने लोग आए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज़ पे हिंट कर रहे थे कि भाई करप्शन है डिपार्टमेंट में, कोई बिना करप्शन के रह ही नहीं सकता है। तो मैं ये सोसाइटी का जो परसेप्शन है ना, ये करप्शन को बढ़ावा देता है। तो मुझे लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाके अपने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम कर सकूं, पूरी हिम्मत के साथ काम कर सकूं,
और लोगों का ये जो परसेप्शन है उसको चेंज कर सकूं। जैसे लोगों का पहले परसेप्शन था कि दिल्ली जाके ही तैयारी होगी, तो अब ये परसेप्शन भी तोड़ना है, कोशिश पूरी रहेगी। बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं आप सिमरन जी, करप्शन को ख़त्म करना ये मैं बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। ओके, सो योर इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक इशू 4 हैं यहाँ पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, किस पे ज़्यादा जोर रहेगा आपका? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा, उसमें हेल्थ केयर भी, एजुकेशन भी, बट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टेड होते हो वहाँ क्या समस्याएं हैं, अगर वहाँ हेल्थ की समस्या है तो उस पर ज़्यादा ध्यान, एजुकेशन की, अगर आप केरला के कहीं डिस्ट्रिक्ट में होते हो तो वहाँ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से, तो डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप पोस्टेड होंगे उसके हिसाब से ये डिपेंड करेगा। ओके, पिछले 5-7 साल में जैसा आपने बताया 2018 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ यू आर सेलेक्टेड, आपने काफ़ी कुछ देख लिया होगा इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन और सिलेक्शन के बीच में। कुछ रिफॉर्म्स चाहते हैं, कुछ चेंजेस हों या फिर नॉर्मलाइजेशन हो इस हेक्टिक प्रोसेस में, या फिर इसको ऐसे ही रहना दिया जाए क्योंकि बहुत जिम्मेदार लोगों का सिलेक्शन होता है? जी, इसके रिफॉर्म में तो पार्लियामेंट में भी बात चल रही है, ऑब्वियसली रिफॉर्म तो होना चाहिए, बहुत साल से एक ही पैटर्न पे चला आ रहा है। टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट आउट करना चाहिए कि पूरा 1 साल लग जाता है इसमें लेते हुए। मतलब साल में एक बार होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, आप क्या नहीं, साल में एक ही बार होना चाहिए, पर जो जितना टाइम लेता है, टाइम कंज्यूम करता है, वो थोड़ा कम होना चाहिए। आप ड्यूरेशन शॉर्ट करना चाहिए, हो जाए, हो रहा है नहीं जी, हो रहा, आदमी आगे बढ़े दूसरी चीज़ों की। और जैसा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उनका पोटेंशियल यूज़ किया जाए, उनको PSUs और अदर प्राइवेट कंपनीज उसमें पोस्ट वगैरह अलॉट की जाए, तो इसके लिए और ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि वो हर बच्चा जो इंटरव्यू तक पहुंच रहा है वो बहुत मेहनत करके, और उनमें बहुत पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को यूज़ करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। और गवर्नमेंट इसके लिए मतलब स्टेप्स ले रही है। इस बार उन्होंने बताया है कि इस बार जब हम लोग ने फॉर्म भरा तो उसमें ऐसा था कि आपका जो डेटा है, अगर आप नॉन रिकमेंडेड होंगे तो वो गवर्नमेंट PSU और प्राइवेट कंपनीज को शेयर किया जाएगा और उसके हिसाब से वो आपको अपॉइंट करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इंटरव्यू तक उनको रिकमेंडेशन दिया जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लोग बाग कितना साल बर्बाद करते हैं, मैंने देखा 10-10 अटेम्प्ट देने के बाद भी नहीं होता। हालांकि वो बहुत अच्छी लाइफ कहीं कुछ पढ़ा के या कुछ सर्विस करके ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन एक सेफ जॉब इज़ अदर थिंग। ओके, सो ये थी एक शानदार मुलाकात, फ्यूचर कलेक्टर से हमारे साथ बैठी हैं, हम आज ही इनका इंटरव्यू ले लिए, क्या पता आगे इस समय मिलता है नहीं मिलता। एक और क्वेश्चन रह गया छोटा सा, आपको होम क्वार्टर मिलेगा? नहीं, होम क्वार्टर नहीं मिलेगा। ओके, सो फ्यूचर में मिलती हैं नहीं मिलती हैं, दूसरे स्टेट में ही रहेंगी? बहुत कम सिचुएशंस में मिलता है या फिर नहीं मिलता? अगर IRS है तो उसमें कैडर सिस्टम नहीं होता है, उसमें ऑल इंडिया हो सकता है, तो उसमें मध्य प्रदेश मिल सकता है। ओके, और अगर कोई और पोस्ट लाइक IPS अगर अलॉट हो गया तो उसमें कैडर रहेगा, तो रैंक के कारण वो होम कैडर नहीं मिल पाएगा। हाँ, ओके, सो ये एक छोटी सी मुलाकात थी। हम यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे। पापा आपके अभी दुकान में होंगे, मम्मी जी से थोड़ा सा हम बात करेंगे और उनके व्यूज़ भी लेंगे इस सब्जेक्ट पे, क्या बोलती हैं। ओके, सो हम अभी इतनी लंबी बातचीत सिमरन जी से कर लिए, लेकिन क्या है ना कि पीछे सबका हाथ है, परिवार है, जिनके सपोर्ट के बिना ऐसा कर पाना मुश्किल होता है। हमारे साथ सिमरन जी का परिवार शामिल है। सिमरन जी के पापा जी नहीं आ पाए क्योंकि शाम का टाइम है और वो बिजनेस में है, तो डेफिनेटली शाम के टाइम दिया बत्ती का टाइम होता है, ग्राहकी का टाइम होता है, तो वो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सब कोई अवेलेबल है। आइए बात करते हैं। आप सिमरन जी की छोटी बहन हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिष्का साहू है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है और बहुत मोटिवेशन मिली है दीदी से, और वो एक एग्जांपल सेट कर चुकी है शहडोल जैसी जगह के लिए, जहाँ का लोग ज़्यादा नाम नहीं जानते हैं, और लेकिन अब एक अच्छे मतलब एक अच्छे काम के लिए अब वो शहडोल का नाम जान रहे हैं, और स्पेशली दी के नाम के साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि उन्होंने UPSC जैसे एक टफेस्ट एग्ज़ाम को घर पे रह करके विदाउट कोचिंग क्लियर किया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैंने अभी 10th बोर्ड्स दिए हैं। कौन से स्कूल से हैं? कॉन्वेंट। ओके, कुछ ये दीदी का जो अचीवमेंट है, तो आपको कुछ क्लियर हुआ माइंड में, क्या आगे करना है, कुछ प्लान करे हैं? जी बिल्कुल, मेरे को भी UPSC देना है और सारी गाइडेंस अब तो दी से ही मिल सकती है। सो ये आपका 10th जो है आपका अपीयरिंग है कि क्लियर हो गया? अभी मतलब रिजल्ट नहीं आया मेरा। ओके, 11th 12th में कौन से सब्जेक्ट लेके चलेंगे आगे? 11th और 12th में तो बायो साइंस रहेगा, उसके बाद फिर BA रहेगा। ओके, दीदी के जैसे करेंगी, दीदी मैथ्स ली थी फिर आर्ट ले ली। ओके, हम नेक्स्ट चलते हैं माता जी के पास। माता जी, कैसा लग रहा है, बिटिया कलेक्टर बन गई है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ,
जिस दिन पता चला उस दिन क्या माहौल था, मतलब कैसे, आपको कौन बताया? रिजल्ट मेरे बेटे ने निकाला हाँ हाँ। तो पता पड़ा कि यूपीएससी में 568 रैंक पे आई हैं। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, खुशी का माहौल पूरे परिवार को बताए, खुशी का माहौल हो गया। कभी कभी ऐसा होता रहा होगा कि बिटिया थोड़ा कभी कभी निराश हो जाती होगी, लंबा प्रोसेस है, बड़ी लंबी परीक्षा चलती है, साल साल 1.5 साल तक कुछ भी नहीं हो पाता, सिर्फ तैयारी होती है, एग्ज़ाम होता है। कभी आपके साथ ऐसा होता था कि बिटिया निराश हुई तो उसको सर पे हाथ रखना है और आगे बढ़ाने के लिए बोलना है? हाँ, वो तो समझाना पड़ता था जी। कभी कभी गुस्से में भी आ जाती थी बिटिया। इतनी पढ़ाई करके, तो उसको ओके। समझाते थे, हाँ। हो गया, अपने कर्म करो, जी। फिर बाकी ईश्वर की इच्छा। ओके। बस ऐसे ही समझा के फिर वो अपना। अभी जब बात कर रहे थे हम सिमरन जी से, तो बताएं कि मम्मी पापा के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। जब साथ में बैठती थी और इतने बड़ी मतलब जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रही थी, तो कभी ऐसा लगा कि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ लगा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। हाँ। उसकी हिम्मत और लगन देख के लग रहा था जी। कि वो कर पाएगी, हाँ। क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन वाली लड़की है। हाँ। जिस काम को भी लेती तो वो कर लेती है। ओके। शुरू से ही वो बहुत 10th में 12th में सभी में अच्छी मेहनत की और मेरिट लिस्ट में, और बीए गोल्ड मेरिट लिस्ट में ही लाई है। सिमरन जी की माता जी का कहना है कि बहुत अनुशासन वाली लड़की है। बिना अनुशासन, बिना डिसिप्लिन हमको कब क्या करना है, शायद हम किसी बड़ा छोड़िए, हम किसी छोटे गोल को भी अचीव नहीं करते। और यूपीएससी तो पहाड़ कहा जाता है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद वही डिसिप्लिन फॉलो करके आज सिमरन जी इस स्टेज पे पहुंची हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमरन की चाची जी से। चाची जी, कैसे पता चला आपको? कब 22 तारीख को ही पता चल गया था? 22 को ही मालूम हो गया था जी। रिजल्ट अच्छा रहा है। हाँ। आप लोग के पास बैठती हैं और तैयारी करते समय भी आप लोग की तरफ से क्या मतलब सपोर्ट लगता था, क्या कैसा होता था? हाँ, सपोर्ट तो घर में सभी का रहा है। हाँ हाँ। और बच्ची की मेहनत है, लगन से उसने मेहनत की है, इसका रिजल्ट सामने है। ओके। आगे बात हुई आगे चल के कौन से कलेक्टर बनेंगी या फिर किसी और डिपार्टमेंट में गई हैं, ऐसा कुछ बात हुआ आप लोग का? हाँ, उसका इंटरेस्ट तो आईएएस में है। हाँ। और हम लोगों ने ऐसी पूछा उससे कि किस लाइन में जाना चाहती है, तो उसने आईआरएस बताया। ओके। आईआरएस तो अभी जैसा बात करके बताएं कि आईआरएस तो मिलेगा, आईएएस इच्छा होती है। डेफिनेटली कोई भी यूपीएससी में अपीयर होता है तो उसकी इच्छा होती है। ओके, नेक्स्ट में हम बात करेंगे कपिल साहू जी से। इनसे मेरी कल भी बात हुई थी और कपिल साहू जी सिमरन के चाचा जी हैं। आइए बात करते हैं उनसे। यहाँ पे कट कर दो बेटा, मैं वहाँ चला। ओके, कपिल साहू जी सिमरन जी के चाचा जी हैं। चाचा जी ऐसा बोले जाते हैं कि पापा के अक्स होते हैं, मतलब शायद छोटे बच्चे होते हैं वो पापा को नहीं मिलते, तो डेफिनेटली वो चाचा में ही पूरा कॉन्फिडेंस देखते हैं जितना कॉन्फिडेंस वो अपने पिताजी पे देखते हैं। कपिल जी, कैसा मैं जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ आपको फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। हाँ। कैसे मोटिवेट करते थे बिटिया को? सर, बिटिया तो अपनी पढ़ाई में हमेशा एकदम लगी रहती थी वो। हाँ। और इन 4 सालों में घर से उसने मतलब बाहर ही नहीं निकला है, सिर्फ पढ़ाई को लेकर के, सिर्फ घर पे रह के उसने पूरी तैयारी की है। हाँ। कभी कभी ऐसा होता होगा, कुछ ज़रूरत पड़ती होगी आपसे भी बोलती रही होंगी, कहीं जाना है, कुछ लाना है, कुछ ज़रूरत है? हाँ, नहीं, उसके लिए तो खैर पापा जी भी पूरी पूर्ति करते थे। कभी कभी ऐसा मौका लगता था कि वो हमसे कहते थे कुछ लाने के लिए। वेल, ओवरऑल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है और उसी सपोर्ट का रिज़ल्ट है कि आज ये स्थिति बनी है कि हम इंटरव्यू ले पा रहे हैं सिमरन का। एक बार और शहडोल डायरीज और शहडोल की तरफ से, और न सिर्फ शहडोल, पूरे एमपी और इंडिया की तरफ से सिमरन जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, एवरीडे मिलने भी आ रहे हैं। अभी मैं आया था तो कुछ लोग बैठे ही थे। एस्पायरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं शॉर्ट एंड स्वीट में तो नहीं, लेकिन ओवरऑल आप सारी चीज़ें कवर कर दीजिए, ऐसा बताइए। जी, एस्पायरेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने चुन लिया है कि आपको यूपीएससी करना है, तो उसके लिए एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए और उसके साथ ही साथ हार्डवर्क करिए। बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा इसमें, गिव अप नहीं करना है। हर 15 दिन में लगेगा कि अपन से नहीं हो पाएगा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की। अपने ऊपर भरोसा रखिए, एकदम अच्छे से, एकदम क्लियर होना है,
कोई भी चीज़ों में, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, उसमें आप क्लियर रहिए और मेहनत करिए। बाकी सब भगवान के ऊपर है। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, क्योंकि ये पॉइंट्स सब भूल जाते हैं। हम हमेशा टॉपिक को सेलिब्रेट करते हैं, पर जिनका नहीं हुआ उनका क्या। जो इंटरव्यू तक आते हैं वो बराबर की मेहनत किए हैं। अगर आपका नहीं हो पा रहा है, आपके लक में नहीं था, तो निराश नहीं होना है। दुनिया में यूपीएससी के अलावा और भी बहुत 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 सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होना है एक अच्छा इंसान बनना, और सोसाइटी में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो आप किसी भी लेवल पे जाके कर सकते हैं। इसलिए आगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी यूथ हैं, उनको ऑल द बेस्ट। मैं आशा करती हूँ कि सब एक अच्छे यूथ बनेंगे, और जो हमने सपना देखा है कि 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा, तो वो हम सब मिलकर पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। एक बहुत मशहूर एक्टर हैं मनोज वाजपेयी जी। एक बार उन्होंने भी बोला था कि उनकी माँ कहती हैं कि जो एक्टिंग या फिर जो तुम्हारे लेवल पे नहीं आया और तुम्हारे साथ ही मेहनत करता था, वो बेवकूफ़ नहीं है। ऐसी ही बात है कि जो इंटरव्यू तक पहुंच गया वो भी इक्वली क्वालिफाइड है, इक्वली इंटेलिजेंट है। और अब तो एक और रास्ता निकल गया है रिकमेंडेशन का। मुझे आपसे ही पता चला, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे उनको गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन दिस होल सिलेक्शन प्रोसेस। तो शायद उन लोग को एक अच्छी जगह पे नौकरी, अपने टैलेंट को यूज़ करने का मौका मिल पाएगा। आई होप आपको ये पूरा इंटरव्यू सेशन अच्छा लगा होगा, और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन मिला होगा इस पूरे इंटरव्यू से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।